बच्चों आज हम चालू कर रहे हैं हमारा लेक्चर 198 और हम कर रहे हैं सिविक्स में आपका चैप्टर 8 कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंटिंग मतलब सामना करना। मार्जिनलाइजेशन हमने सिविक्स के ही चैप्टर्स में पढ़ा था। मार्जिनलाइजेशन मतलब कोई ऐसा ग्रुप या ऐसी कम्युनिटी या कोई ऐसा ग्रुप या कम्युनिटी जिसको सोसाइटी ने मार्जिनलाइज करके रखा है, कोने में करके रखा है और उनको वो सब जो राइट्स हैं, लॉज हैं, मतलब वो उनको नहीं मिल रहे हैं। सो राइट्स नहीं मिल रही हैं उनको। सो कन्फ्रंटिंग, अब सामना कैसे कर रहे हैं। सो जैसे औरतों को मार्जिनलाइज किया गया है शुरू से ही, सदियों से, उन्होंने कैसे कन्फ्रंट किया, कैसे सामना किया इस चीज का। और हमने जो आदिवासी, दलित, इन सब के बारे में पढ़ा था सिविक्स के ही पिछले चैप्टर में। हम इन सब ने खुद को किस तरह से मार्जिनलाइज करने से बचाया है या किस तरह से इस चीज का सामना किया है, इन्होंने क्या किया है। मतलब क्या, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप वो गलती कब तक सहोगे, मतलब आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किया है इन लोगों ने। पिछले चैप्टर में आपने देखा कि अलग दो ग्रुप्स हैं और इनइक्वालिटी और भेदभाव का उनका एक्सपीरियंस देखा। भले ये ग्रुप्स पावरलेस हैं, इनके पास बहुत पावर नहीं है, पर ये ग्रुप्स हमेशा लड़ते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और स्ट्रगल करते हैं। क्यों इन्हें सोसाइटी से अलग किया जा रहा है, क्यों लोग इन पे दबाव करते हैं, डोमिनेट करते हैं। इन ग्रुप्स ने, मार्जिनलाइज ग्रुप्स ने हमेशा कोशिश की है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलें और ये लोग अलग अलग चीजें अपनाते हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। रिलीजियस सोलेस, ये लोग कभी धर्म का सहारा लेते हैं। आर्म्ड स्ट्रगल, कभी हथियार उठाते हैं। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को बेहतर बनाते हैं कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे। एजुकेशन, ये लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। इकोनॉमिक अपलिफ्ट, ये लोग तरक्की कर रहे हैं, भाई पैसा ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी एक्सेप्ट करे। देयर अपीयर्स टू बी नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इन ऑल केसेस द चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज डिपेंडेड ऑन दैट द मार्जिनाइज्ड फाइंड देमसेल्व्स इन। ठीक है। इस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि हम ये सब करके हम अपनी जगह बनाएं, समाज में एक अच्छी जगह बनाएं, मार्जिनलाइज ग्रुप ना होके हम आगे बढ़ें। इस चैप्टर में आप देखोगे किस तरह से कुछ ग्रुप्स ने या कुछ लोगों ने ये जो इनइक्वालिटीज चल रही हैं समाज में, ये जो भेदभाव चल रहा है समाज में, इन ग्रुप्स ने कैसे उसका सामना किया है। जैसे आदिवासीज हैं, दलित्स हैं, मुस्लिम्स हैं, औरतें हैं और भी बाकी मार्जिनल ग्रुप्स हैं। उन्होंने एक चीज बोली है। क्या बोली है कि आदिवासीज, दलित्स, मुस्लिम्स, वुमेन एंड अदर मार्जिनल ग्रुप्स आर्ग्यू दैट सिंपली बाय बीइंग सिटीजन्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन्स होना, इसका मतलब हमारे पास इक्वल राइट्स हैं। इक्वल राइट्स मतलब हमारे पास इक्वल अधिकार हैं कि हमें रिस्पेक्ट किया जाए। काफी लोग कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखते हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूशन उनकी मदद करे, संविधान उनकी मदद करे। इस चैप्टर में आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा क्या है, ठीक है, जो उनको सपोर्ट कर पाएंगे। और हम देखेंगे कि किस तरह से कुछ उनके जो हक हैं उनको कानून बना दिया गया है ताकि इनका अभी और शोषण ना हो इन ग्रुप्स का। और हम देखेंगे सरकार क्या कर रही है इन ग्रुप्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है। पेज नंबर 95, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन की स्टार्टिंग। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, पहले चैप्टर में ही पढ़ा था कि वो कुछ रूल्स बनाती है सोसाइटी के लिए और ताकि डेमोक्रेसी बनी रहे। ये रूल्स डिफाइन किए गए हैं हमारी फंडामेंटल राइट्स के रूप में। ये राइट्स हम सबको अवेलेबल हैं इक्वली। मार्जिनलाइज की बात करो तो marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting on their funda, they have forced the government to recognize the injustice. तो इन्हीं फंडामेंटल राइट्स का मेंशन इन मार्जिनलाइज ग्रुप्स ने सरकार से किया है। पहला,
As far as the marginalized are concerned, they have drawn on these rights in two ways. First, by insisting on their fundamental rights. पहला है कि भाई हमें हमारे अधिकार दो. They have forced the government to recognize the injustice to them. उन्होंने सरकार को बताया है कि उनके साथ कितना ज़्यादा भेदभाव हो रहा है. दूसरा, they have insisted that the government enforce these laws. गवर्नमेंट इनकी भाई इज्जत जो बनी रहे या इनकी रिस्पेक्ट बनी रहे उसके लिए लॉ बनाए, कानून बनाए. In some instances, the struggles of marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping spirit with the fundamental rights. So ये marginalized groups ने बहुत जो उनके गवर्नमेंट के सामने अपनी इतनी मांगे रखी थी, सो गवर्नमेंट ने इनके लिए नए कानून बनाए हैं, नए कायदे बनाए हैं इनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. क्योंकि हमारा जो संविधान है हमें बहुत सारी राइट्स देता है. राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिव, ठीक है, बहुत सारी राइट्स देता है. पर आप देखो पहली ही राइट टू इक्वालिटी ही नहीं मिल रही है. जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, इक्वल कोई मानता ही नहीं है. छूअछूत का भेदभाव, सामने वाले को नीचा समझना, तो इस तरह से ये भेदभाव चलते हैं. तो ये जो बेसिक राइट्स है भी इन ग्रुप्स को नहीं मिल रही हैं. तो ये ग्रुप्स घड़ी घड़ी सरकार के आगे स्ट्रगल्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमारी राइट्स को आप नियम बना दो, लॉ बनाओ. कानून क्या होता है, सपोज इक्वालिटी के लिए कानून लॉ बन गया कि भाई आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तो वो जाके पुलिस कंप्लेन भी कर सकता है, केस भी सामने वाले पे थ्रो कर सकता है. ठीक है, और केस भी आप पे आ सकता है कि भाई आपने क्यों सामने वाले की बेइज्जती की उसकी जात को लेके. सो ये एक अपराध है. मतलब कानून जब बनता है तो सामने वाले को डर रहता है, लॉ. ठीक है, जैसे देखो चोरी करना लॉ कानूनन अपराध है, लॉफुली ये गलत चीज है. पर अगर समझो ये कानून ही नहीं होता कि चोरी करना अपराध है, सो अगर ये कानून नहीं होता तो सब चोरियां करते, क्योंकि कुछ पनिशमेंट ही नहीं है. सब यही सोचते कि भाई चोरी करने में क्या, एक चीज ही तो हमको मिल रही है, हमको तो कुछ नुकसान भी नहीं है, कि हमारा तो नाम, सब करते आराम से, चोरी एकदम नॉर्मल होती, पर कानूनन अपराध है. सो वैसे अगर कोई राइट, अगर लॉ बन, ये कह रहे हैं हमारे लिए लॉज बनाओ. मार्जिनलाइज ग्रुप कहते हैं हमारे लिए लॉ बनाओ, नियम बनाओ और ये नियम फॉलो करवाओ. तो अगर कोई ना माने तो उनको दंड दो भाई. अगर तो इसी तरह से तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आर्टिकल, मतलब इनके मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए एक आर्टिकल जारी किया है, आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 मतलब ये कानून है, इसका नाम है आर्टिकल 17. सो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड. आर्टिकल 17 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, कि छूअछूत ये अबॉलिश हो चुका है. अबॉलिश मतलब खत्म हो चुका है. अगर अभी भी आप किसी को भेदभाव कर रहे हो, भाई आप उसको भाई तू अछूत है ऐसा बोल रहे हो, तो आप अपराधी हो. मतलब आपको पुलिस पकड़ सकती है, आप पे केस चल सकता है, आपको जेल हो सकती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 बोलता है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी गई है. What this means is that no one can henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc. इसका मतलब क्या हुआ कि दलितों, जो दलित, ऑब्वियसली दलित को अनटचेबल कहा जाता है, तो दलितों को आप पढ़ने से मना नहीं कर सकते हो, क्योंकि पढ़ना साथ में बैठ के उनको, और टेम्पल्स में भी आ सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज, पानी वगैरह सब यूज कर सकते हैं पब्लिक का. It also means that it is wrong to practice untouchability and that this practice will not be tolerated by a democratic government. इसका ये भी मतलब है कि अनटचेबिलिटी को, अगर आप अनटचेबिलिटी में मानते हो तो गलत है. और ये जो अनटचेबिलिटी का नियम है ये कोई भी सरकार नहीं चलाएगी, कोई भी सरकार ये नहीं चलाएगी. तो अनटचेबिलिटी एक पनिशेबल क्राइम है अब. सो अनटचेबिलिटी इज अ पनिशेबल क्राइम नाउ, मतलब पनिशमेंट मिलेगी, एक अपराध है. क्राइम मतलब अपराध है. ठीक है, सो और भी सेक्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्ग्यूमेंट के, जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो बातें हैं वो रखते हैं. जैसे कि आर्टिकल 15 एक और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है. आर्टिकल 15 एक और रूल है,
notes that no citizen of India shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth। मतलब एक और आर्टिकल है जो हमारी राइट्स के लिए है, आर्टिकल 15। संविधान ने एक और आर्टिकल 15 इशू किया है। आर्टिकल 15 के हिसाब से कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस किस के बेसिस पे? धर्म के, रिलीजन, रेस कि आप कौन सी नात के हो, कास्ट कौन सी जाति के हो, सेक्स आप मेल हो, फीमेल हो, या आप कुछ भी मतलब किन्नर हो, ठीक है, गे हो, लेस्बियन हो, कुछ भी हो, कोई आपको डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं कर सकता। प्लेस ऑफ बर्थ, भले आप कहीं से भी आए हो, चाहे वो आप जापान से आए हो, चाहे आप जम्मू से आए हो या जम्बूसर से आए हो, कहाँ से भी आए हो, कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता। सो ये आर्टिकल 15 है, ठीक है। तो आगे से अगर कोई आपके साथ किसी भी रिलीजन या कास्ट या प्लेस ऑफ बर्थ इनसे भेदभाव करे तो आप उसको आर्टिकल 15 समझा देना कि संविधान का आर्टिकल 15 बोलता है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। कईयों के साथ भेदभाव होता है, आप स्कूल्स में भी देखते होंगे, कोई बहुत छोटी जगह से आ जाता है, बहुत छोटे से गांव से बहुत छोटी जगह से आ जाता है, तो किस तरह से दूसरे बच्चे उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं। सो वो करना, आर्टिकल 15 का उल्लंघन करना है, वो अपराध है, ठीक है। सो ये आर्टिकल 15 दलित यूज करते हैं टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज बीन डिनाइड टू देम। सो आर्टिकल 15 दलितों द्वारा बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि उनके साथ ही बहुत भेदभाव होता है। तो आर्टिकल 15 ने एक तरह से सीधा सीधा दलितों को एक प्रोटेक्शन, सिर्फ उन्हीं को नहीं, हमको, मेरे को, आपको, हम सबको आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 पता होना चाहिए, हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता। सो ये था पेज 95। अब हम देखते हैं 96 पेज पे। सो जो दलित हैं वो फंडामेंटल राइट्स यूज कर सकते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके साथ कोई बुरा व्यवहार कर रहा है। सो उन्होंने जो भारतीय सरकार है उसका जो भारतीय सरकार जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने डिमांड किया है गवर्नमेंट को कि ये जो लॉज हैं, ये जो आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से लागू हो और उनको न्याय मिले, ठीक है। कई लोग इन लॉज को भी नहीं मानते, नियमों को भी नहीं मानते, तो भी वो जो है, ये जो मार्जिनलाइज ग्रुप है, इन्हें परेशान करते हैं। तो उन्होंने कानून से मांगा है कि स्ट्रिक्ट हो ये इन लॉज को लेके। जो बाकी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स के, जो भी उनसे भेदभाव करता है उनको फंडामेंटल राइट्स दिखा देता है। सो वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, खास करके दो राइट्स, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की कोई भी धर्म के हो सकते हैं, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन राइट की हमको हमारे कल्चर को फॉलो करने का भी हक है, हमको एजुकेशन लेने का भी हक है। So in case of cultural and education rights, distinct cultural and religious groups like Muslim have the right to be guardians of the content of their culture as well as the right to make on how best this content is to be preserved. So ये जो right है in case of cultural and educational rights, so ये जो cultural और educational right है, distinct cultural and religious group, ये जो अलग अलग religious groups हैं जैसे कि Muslims, Parsis, उनको right है to be the guardians of the content of their culture। मतलब उनके कल्चर में जो भी चीज़ें फॉलो होती हैं, जैसे मुस्लिम्स हैं उनके कल्चर में टोपी है या एक पर्टिकुलर तरह की दाढ़ी मूछ रखना, या पारसियों में भी टोपी है, उनकी भाषा, उनके पहनावा, तो वो सब फॉलो कर सकते हैं। उनकी ये जो राइट है वो उनको राइट टू कल्चर, ये जो कल्चरल राइट है वो पूरा अधिकार देती है कि वो अपना जो उनके जो पहनावा है ये सब प्रोटेक्ट कर पाए। दस बाय ग्रांटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कल्चरल राइट्स द काउंसिल ट्राइज टू इंश्योर कल्चरल जस्टिस टू सच ग्रुप्स। तो ऐसे एग्जाम्पल दिया है मुस्लिम्स और पारसीज का कि इन कल्चरल ग्रुप्स को इक्वालिटी देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट द कल्चर ऑफ द इज नॉट डोमिनेटेड नॉट वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ द मेजोरिटी कम्युनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कल्चरल राइट क्यों दी हुई है? ताकि इनका कल्चर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो एकदम उड़ा ना दे, मतलब जो मेजोरिटी कम्युनिटी है, जो मेजोरिटी वाले हैं, ये उनका कल्चर बंद ना करा दे। सो लॉज फॉर द मार्जिनलाइज, तो नियम क्या है मार्जिनलाइज लोगों के लिए? सो जैसे कि आपने पढ़ा, जो गवर्नमेंट है वो लॉज बनाती है, वो कानून बनाती है ताकि वो हमारे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कर सके।
पर यही एक तरीका नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं, पॉलिसीज़ हैं मार्जिनलाइज के लिए हमारी कंट्री में। कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ स्कीम्स हैं जो और गवर्नमेंट करती है, जैसे कि कमेटी बनाती है, सर्वे लेती है। जो गवर्नमेंट है वो एक एफर्ट लेती है, मतलब कोशिश करती है इन पॉलिसीज़ को प्रमोट करने की, ताकि वो अपॉर्चुनिटीज़ दे पाए इन ग्रुप्स को। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कानून बनाती है। There are policies or schemes that emerge through other means like setting up a committee or taking a survey. Government takes and makes an effort to promote such policies in order to give opportunities to a specific group. जैसे गवर्नमेंट ने बीच में एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, मतलब गर्ल एजुकेशन पे था। ठीक है, इस तरह से गवर्नमेंट अलग अलग ऐसे नई नई चीज़ें लाती है। तो ऑलरेडी जो बेटी वाला था उसमें वुमन भी मार्जिनलाइज ग्रुप में ही है, उनको भी एक सोसाइटी में इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट से, या खैर आज की तो बहुत दूर की, मतलब आज तो बहुत कुछ अच्छा है, पर अभी भी काफ़ी ऐसे ग्रुप्स हैं, काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ आज भी वुमन को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट इस तरह से नए नए स्लोगन्स, नई नई स्कीम्स, नई नई पॉलिसीज़ लाती है ताकि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, मैंने या वुमन की बात की, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, पारसी, तो ये इनके लिए अलग अलग इस तरह से लाती है नए नए कॉन्सेप्ट्स ताकि इनको प्रोटेक्शन मिल सके। प्रोटेक्शन इन द सेंस समाज से इनको एक एक्सेप्टेंस मिल सके। प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय मिलना। As a part of their effort to implement the constitution, both state and central create specific schemes for implementation in tribal areas or in areas that have a high Dalit population. जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ये जो मेहनत कर रही है, जो दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स, स्टेट और सेंट्रल, स्टेट मतलब राज्य वाली गवर्नमेंट और सेंट्रल मतलब जो पूरी इंडिया पे है, वो लोग नई नई स्कीमें लाते हैं जो कि वो लागू करते हैं आदिवासी इलाकों में या उन इलाकों में जहां दलित संख्या है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, both state and center create a specific schemes for in tribal areas or in areas that have high। तो ये जो आदिवासी इलाके हैं, जो दलित इलाके हैं, वहाँ पे ये स्कीम्स लाते रहते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं स्कीम्स के बारे में। जैसे कि गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री और सब्सिडाइज्ड हॉस्टल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ दलित एंड आदिवासी सो दैट दे कैन अवेल ऑफ एजुकेशन दैट मे नॉट बी अवेलेबल इन देयर लोकेलिटीज। जैसे कि सरकार ने दलित और आदिवासियों के बच्चों के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ फ्री रखी हुई है ताकि आदिवासियों के या दलितों के बच्चे, ऑब्वियसली जो जहाँ वो रहते हैं, कई लोग रहते हैं वहाँ उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, तो अगर उनको दूर कहीं जाके एजुकेशन लेनी पड़ रही है दूसरे शहर, तो अगर उनके पास सर्टिफिकेट है कि वो आदिवासी हैं या वो दलित हैं, तो उनको ये सरकार की स्कीम का लाभ मिलता है जिसमें कि उनको फ्री हॉस्टल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, इस तरह से सरकार ऐसी नई नई स्कीमें लाती रहती है जो मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, और उनको बताती भी रहती है। काफ़ियों को क्या होता है, उनको नए कानून कुछ पता ही नहीं होते, तो वो फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। मतलब सरकार कोशिश करती है पर वो उनको पता ही नहीं होता है। पेज 97। ये सारी फैसिलिटीज़ देने के अलावा सरकार नए नए कानून भी बनाती है इंश्योर करने के लिए, ताकि जो इनइक्वालिटी है सिस्टम में उसको ख़त्म कर सके। एक ऐसा ही लॉ या पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा कंटेंशियस है। मतलब इससे बहुत एक संतुष्टि मिलती है इस ग्रुप्स को। मतलब गवर्नमेंट लॉज भी लाती है, ठीक है, फैसिलिटीज़ भी देती है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज़, गवर्नमेंट ऑल्सो ऑपरेट्स थ्रू लॉज टू इंश्योर दैट आर टेकन टू एंड इनइक्विटी इन द सिस्टम। ठीक है, सबसे एक लॉ में एक सबसे बड़ी पॉलिसी है रिजर्वेशन पॉलिसी। ठीक है, आपने रिजर्वेशन वर्ड सुना ही होगा
कि जो SC STs हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ परसेंटेज सीट्स छोड़ी हुई हैं, मतलब वो उस पे SC ST और OBC इन लोगों का ही अधिकार है। कुछ 27% सीट्स हैं कहीं भी किसी भी सरकारी नौकरी में, किसी भी सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज में एक पर्टिकुलर परसेंटेज छोड़ना पड़ता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। इवन प्राइवेट में भी ये सीट्स बाकी रखाई जाती हैं SC ST कास्ट के बच्चों के लिए। एक और पॉलिसी है, वन सच पॉलिसी इज रिजर्वेशन दैट टुडे इज बोथ सिग्निफिकेंट एंड हाईली कंटेंशियस। दिस लॉज विच रिजर्व द सीट्स इन एजुकेशन गवर्नमेंट फॉर दलित्स एंड आदिवासीज आर बेस्ड ऑन कि ये लॉ क्यों बनाया गया, कानून क्यों बनाया गया कि आदिवासी और दलितों के बच्चों के लिए सीट्स 27% सीट्स छोड़ी जाएं और उसी में उनको ही जगह दी जाए। ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि सदियों से उनको ना पढ़ने दिया जाता था, ना काम करने दिया जाता था। सही मतलब अगर वो ये कचरे और इसके अलावा कुछ एजुकेशन वाला काम करना चाहे तो नहीं करना देते थे, तो ना ही उनको कुछ नया सीखने दिया जाता था, ठीक है, ना स्कूल जाने दिया जाता था। तो ये इसमें जो हमारी सरकारें हैं वो आगे आई और उन्होंने ये इनके लिए ये परसेंटेज फिक्स करके उन्होंने सीधा सीधा उनको एक रास्ता दिखा दिया कि हाँ आप पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी काम कैसे करती है? जो सरकार ने रिजर्वेशन कानून लाया है काम कैसे करता है? गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ SCs STs एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। एक लिस्ट होती है, सरकार सर्वे करवाती रहती है। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ SCs और दलित्स, शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। तो गवर्नमेंट के बाद ये सारी लिस्ट है जो SC ST और OBC कास्ट की। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज इट्स लिस्ट। सरकार के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सबके पास ये लिस्ट है। स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइबल इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट्स। मैंने आपको बताया, अभी ये बात करी कि ये बच्चे जब भी कहीं एडमिशन लेने जाते हैं या कहीं किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, तो उनको अपना कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। SC कास्ट ST सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है और उनको उनका कास्ट और ट्राइब स्टेटस भी दिखाना पड़ता है। इफ़ अ पर्टिकुलर दलित कास्ट और सर्टेन इज ऑन गवर्नमेंट लिस्ट, अगर वो कास्ट गवर्नमेंट की लिस्ट के में है, उनकी जाति गवर्नमेंट लिस्ट में है, तो कैंडिडेट को बेनिफिट मिलता है रिजर्वेशन का। मतलब एक आपके पास प्रूफ होना चाहिए जो सरकारी आपको इशू कराती है, जो अगर SC ST में हो तो आप SC ST के हो तो। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट, ठीक है। अगर आपकी कास्ट उस गवर्नमेंट सरकारी लिस्ट में है तो उन्हें ये जो फ़ायदे मिलते हैं, सरकारी फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है। फॉर एडमिशन टू कॉलेज स्पेशली टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल सच एज मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट डिफाइंड अ सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। अगर आप बड़ी बड़ी कॉलेजेस में जब आपकी पढ़ाई आपका स्कूल एजुकेशन पूरा होता है, तो जब आप कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हो, सपोज मेडिकल कॉलेज में या किसी सरकारी कॉलेज में, तो वहाँ एक कट ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सारे दलित या सारे ट्राइबल कैंडिडेट्स ऐसे नहीं कि सबको एडमिशन मिल जाएगी, पर जो सच में दलित हैं वो हैं उनको, और उन्होंने मार्क्स भी हासिल किए। ऐसे नहीं कि भाई एडमिशन मिलेगी ही, मतलब जो कट ऑफ लिस्ट होती है, कट ऑफ लिस्ट मतलब एक परसेंटेज होती है, इतनी आनी चाहिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, उनकी उतनी आनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप्स फॉर दीज स्टूडेंट्स, और गवर्नमेंट इनको स्कॉलरशिप भी देती है, ठीक है। This means that not all Dalit can qualify, but only those who have done well secure marks above cut off point. गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देती है ऐसे बच्चों को, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आप ज़्यादातर जानते ही होंगे, आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर होंगे तो आपको पता है कि इनके लिए सरकार ने ये सब किया हुआ है ताकि इनके जो ग्रुप्स हैं ये आगे आ सकें। तो आपने देखा भी होगा कि कितना फ़ायदा मिलता है इन कास्ट को, इन
जो ये सारी कास्ट हैं इनको बहुत फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी का। और अब ये जो सारी ये जो कास्ट हैं जो बैकवर्ड कास्ट मानी जाती थी, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासी, पेज 98 पे। इन सब पॉलिसीज के अलावा जो हमारा देश है उसने एक बहुत ज़्यादा लॉज भी बनाए हुए हैं जो कि उनको भेदभाव से, उनके शोषण से बचाता है, मतलब मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को भेदभाव से बचाता है। एक केस स्टडी दी हुई है। केस स्टडी मतलब एक कहानी टाइप दिया हुआ है आपको नीचे, जो सच्ची घटना पे आधारित है कि किस तरह से ये दलित हैं, ये अपना जो लॉ है जो उनको प्रोटेक्ट करता है उनको यूज करते हैं। नीचे केस स्टडी दी हुई है पेज नंबर 98 पे। ये केस स्टडी या ये कहानी कहाँ की है? ये केस स्टडी है जकमलगुर। जकमलगुर एक गांव है, वहाँ के सारे गांव वाले एक बड़े फेस्टिवल का तैयारी कर रहे हैं। 5 साल में एक बारी जो उनके जो ईष्ट हैं उसकी वो पूजा करते हैं और 20 बाजू के गांव के 20 संत आते हैं और ये जो इनका ये जो चलता है फंक्शन 5 दिन चलता है। जो ये सेरेमनी चालू करते हैं वो कौन चालू करता है? दलित कम्युनिटी का एक मेंबर। दलित कम्युनिटी का एक मेंबर इन सब संतों की पैर धोता है और पैर धो के वो दलित मेंबर उनके जो पैर से जो इनके पैरों के पानी से वो स्नान करता है। अब कितना गंदा हुआ। देखो, संत आते हैं वो अच्छी बात है, संतों के पैर दलित धोता है, चलो वो भी सही है, संतों के पैर धोए, पर वो पैर का पानी इकट्ठा करके वो उसी से ही नहाता है। कितनी गंदी प्रथा है। और ये सच्ची घटना है। हाँ, और फिर ये जकमलगुर में एक आदमी था जिसने ये काम किया, वो रत्नम परिवार का था। उसका पापा और उसका जो दादा था, दोनों ने यही काम उसके आगे किया। जकमलगुर में जो इंसान वो परफॉर्म करता था वो रत्नम फैमिली का होना चाहिए। His father and grandfather had performed the same task before him. ये काम पिता ने किया, दादा ने किया, अब बारी आई पोते की। ये रत्नम फैमिली से ये काम कराया जा रहा था, पर उनको गांव के मंदिर में आने तक नहीं देते थे। ये जो ऐसे लगता था कि ये जो रिचुअल हो रहा है, ये जो सारी रिचुअल है, ये जो सारी व्यवस्था है, इससे इनको ऑनर मिल रहा है कि एक दलित फैमिली का ये मान मिल रहा है कि भाई वो एक प्रीस्ट के पांव धो पा रहे हैं और उससे नहा रहे हैं, ये उनको मान मिल रहा है। रत्नम जो था, रत्नम कौन है? लड़का है, ठीक है। तो रत्नम जो था, तो अब रत्नम की बारी आई, ठीक है। तो रत्नम के पापा ने प्रीस्ट के पैर धोए, फिर उसके दादाजी ने प्रीस्ट के पैर धोए। अब रत्नम कौन था? रत्नम एक लड़का था जो कि 20 साल का था और एक बाजू के ही गांव के बाजू के ही कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। तो उसने कहा कि मैं ये रिचुअल परफॉर्म नहीं करूँगा भाई, मैं ये जो आप मेरे से करने बोल रहे हो, पाँव धो और उससे नहा, वो मैं नहीं करूँगा। मेरे पापा ने किया, मेरे दादा ने करा, मैं नहीं करूँगा। उसने कहा कि मुझे ऐसी प्रथाओं में कोई विश्वास नहीं है और उसने कहा मेरे घर वालों को ज़बरदस्ती ये कराया जा रहा है और इसीलिए कराया जा रहा है क्योंकि हम दलित हैं। जो रत्नम है, जो लड़का है, जब उसने मना किया तो उसके मना करने पे लोग गुस्सा हो गए। जो गांव के पावरफुल लोग थे, पावरफुल जाति वाले लोग थे, वो गुस्सा हुए और उसकी खुद की जाति वाले भी काफ़ी लोग गुस्सा हुए। जो पावरफुल कास्ट वाले, पावरफुल जाति वाले लोग,
वो हैरान हो गए कि ऐसे छोटे लड़का, जो 20 साल का पढ़ता हुआ लड़का है, उसको हिम्मत कहाँ से आई हमको मना करने की। उनको लगा कि ये रत्नम की एजुकेशन है, ये इसकी पढ़ाई लिखाई है कि वो अपने आप को हमारे बराबर समझने लगा है। जो उस लड़के रत्नम की खुद की जाति के थे, उनको डर था कि रत्नम के ना करने से जो पावरफुल कास्ट के लोग हैं, जो पावरफुल कास्ट है, पावरफुल जाति के लोग हैं गांव के, वो गुस्सा हो जाएंगे। जो रत्नम की जाति के लोग हैं, दलित लोग हैं, वो इन्हीं ऊंची जाति के लोगों के गांव में काम करते हैं एज अ डेली वेज लेबरर्स। डेली वेज लेबरर्स का मतलब रोज जो कहते हैं ना दानकी पे, ये लोग उनके लेबरों में, फील्ड्स में काम करते हैं। अगर ये बड़ी कास्ट ने, ये डोमिनेंट कास्ट ने उनको अपने खेतों पे बुलाने से मना कर दिया तो वो कमाएंगे क्या, वो जिएंगे कैसे। उन्होंने दे ऑल्सो डिक्लेयर दैट वुड स्ट्राइक देम। और एक और बात उसकी कम्युनिटी ने, जो रत्नम है उसकी कम्युनिटी वाले ने रत्नम को समझाई कि अगर तू ऐसे पाँव नहीं धोएगा, उसे नहाएगा नहीं, तो इससे जो हमारे ईस्ट हैं, ईस्ट भगवान है, डेटी हैं, ईस्ट मतलब डेटी, सो जो हमारे डेटी हैं वो भी रेथ मतलब गुस्सा, वो भी हमसे गुस्सा हो जाएंगे। तो रत्नम ने इस बात पे बोला कि आज तक एक भी दलित को टेम्पल में जाने तक नहीं दिया, मंदिर में हम कभी घुसे ही नहीं हैं, तो ये ईस्ट हमसे नाराज कैसे होंगे। जब हम मंदिर के अंदर ही नहीं जाते हैं तो हमारे देवता नाराज कैसे होंगे। हम तो वैसे ही, हमारे देवता से तो हमारा लेना देना नहीं है। तो ये बात रत्नम ने बोली। पेज नंबर 99। अब ये जो पावरफुल कास्ट वाले हैं, पावरफुल जाति वाले लोग हैं, उन्होंने सोचा कि रत्नम को अब एक सबक सिखाया जाए। उनकी जात वालों को, जो दलित जाति थी, उनको ऑर्डर दिया गया कि रत्नम और उसकी फैमिली को ऑस्ट्रेसाइज का मतलब उन्हें बॉयकॉट किया जाए। ऑस्ट्रेसाइज मतलब उनसे कोई बात नहीं करेगा, उनसे कोई काम नहीं करेगा, ना करवाएगा, उनको कोई बुलाएगा नहीं, और एकदम उनको ऑस्ट्रेसाइज कर देना मतलब उनको एकदम अलग कर देना, बेदखल कर देना अपने समाज से। ठीक है, ऑस्ट्रेसाइज करना। और क्या, रत्नम की फैमिली ऑलरेडी इतना झेल रही थी, सब किसी, कोई बात नहीं करता था, कोई बुलाता नहीं था, ये तो ठीक। पर एक रात क्या हुआ, रत्नम के घर कुछ लोग घुस गए और उसका घर जला दिया। रत्नम बहुत ही मुश्किल से अपनी माँ के साथ बच के निकला। रत्नम ने फिर जाके पुलिस स्टेशन में केस दायर कराया, केस दर्ज कराया। किस चीज पे केस दर्ज कराया? अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। सो ये केस कैसे दर्ज हुआ, किस उस पे दर्ज हुआ? अंडर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वालों के साथ जो भेदभाव होता है, उनके साथ जो अत्याचार, एट्रोसिटीज होता है, 1989 में ये लॉ पास हुआ था। सो इस लॉ के मतलब ये अपराध था जो इसके साथ हो रहा था। अभी भी जो बाकी दलित लोग थे, गांव के बाकी दलित लोग थे, अभी भी कोई उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। कारण था कि वो डरे हुए थे, उनको डर था कि अगर वो रत्नम की तरह उसको, रत्नम का सपोर्ट करेंगे तो उनका भी घर जला दिया जाएगा, उनको भी समाज से बेदखल किया जाएगा। ये जो रत्नम वर्सेस ऊंची कास्ट का केस था, मीडिया ने इसको कवर कर लिया। मीडिया मतलब टेलीविजन मीडिया, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स ने उस गांव में पहुंची और वहां पे उस गांव में बहुत सारे जर्नलिस्ट पहुंचे इस केस को कवर करने के लिए। रत्नम वॉज रिटन अबाउट एज अ सिंबल ऑफ दलित एक्शन। रत्नम के बारे में लिखा जा रहा था न्यूज़पेपर्स में कि रत्नम एक सिंबल है दलित के एक्शन का। भाई दलित जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका एक सिंबल है। तो आखिर वो जो प्रथा थी, वो जो रिचुअल था पैर धो के नहाने वाला, वॉज कॉल्ड ऑफ मतलब वो बंद करा दिया गया।
पर इसके बाद भी उसके जो परिवार था उसको वो विलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनको अभी भी जो पावरफुल लोग थे, पावरफुल जाति के लोग थे, अभी भी उनको ऑस्ट्रेसाइज किया हुआ था। ऑस्ट्रेसाइज मतलब अभी भी उनको वो बुलाते नहीं थे, या अभी भी मतलब बातचीत बंद थी, तो अभी भी उनके साथ मतलब उनको बॉयकॉट किया हुआ था ऊंची जात वालों ने। सो इस तरह से रत्नम ने कौन सा लॉ यूज किया? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। तो इस लॉ का, इस कानून का यूज करके रत्नम को सपोर्ट मिला। सो रत्नम सॉट द सपोर्ट ऑफ लॉ filing his complaint under the above act to protest against the domination and violence of powerful caste in his village। तो रत्नम को कानून का सहारा कैसे मिला? जब उसने कंप्लेंट दायर की जाके पुलिस स्टेशन में। कौन सी एक्ट? मतलब ऑलरेडी ये कानून तो था ही कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट था 1989। तो उसने जाके कंप्लेंट दर्ज कराई और उसने बगावत की जो डोमिनेशन वाले हैं, जो ऊपरी कास्ट वाले हैं, जो उनके साथ उनको हैरान कर रहे थे या उनके साथ इस तरह से किया, सो उसने उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई। सो ये जो इसने किया, दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन रिस्पॉन्स टू डिमांड्स मेड बाय दलित्स एंड अदर्स दैट गवर्नमेंट। सो ये जो एक्ट थी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाली एक्ट थी, तो ये 1989 में बनाई गई, इसलिए इसके नाम क्या गया 1989 है। So the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act was framed in 1989 in response to demands made by Dalits and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalits and tribal groups face in an everyday sense। So ये जो एक्ट थी, ये एक्ट बनवाई गई 1989 में, जो डिमांडें रखी थी दलित ने और बाकियों ने, तो गवर्नमेंट ने उसको सीरियसली लिया। जो उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या जो उनके साथ बेइज्जती वाला व्यवहार होता है, उसके खिलाफ दलित और ट्राइबल ग्रुप्स को ये रोजमर्रा में फेस करना पड़ता है। पर ये ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है, पर इसका ये बहुत ही दलितों ने बहुत ही उग्र आंदोलन किया था 1970-1980 में। सो इस पीरियड में जो कुछ साउथ इंडिया के दलित थे, वो उन्होंने अपनी ये सारी उन्होंने मना किया कि हम ये ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे जो हमको परफॉर्म करने बोलते हैं अपर कास्ट वाले, और उन्होंने बोला हमें इक्वली ट्रीट करो। जैसे कि रत्नम भी एक साउथ का ही लड़का है, सो उसने भी रिफ्यूज किया था कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरा आप शोषण नहीं करो, मेरी बेइज्जती मत करो। सो इससे क्या हुआ, जो पावरफुल कास्ट वाले थे वो उनके साथ हिंसा करने लगे, वायलेंस मतलब उनको परेशान करने लगे, भाई घर जला देना या उन पे हमला करा देना, उनकी बहू बेटियों को परेशान करना, ऐसे बहुत काम करने लगे। सो ये बताने के लिए गवर्नमेंट को कि अभी भी भेदभाव चल रहा है, छुप छुप के भेदभाव चल रहा है, तो दलित ग्रुप्स ने डिमांड किए नए लॉज, और भी नए लॉज डिमांड किए, दैट वुड लिस्ट द वेरियस सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट दलित एंड प्रिस्क्राइब स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट ऑफ दोज हु इंडल्ज इन देम। सो उस लॉ के हिसाब से जो दलितों की राइट्स हैं उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, और स्ट्रिक्टली ये मतलब दलितों के लिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ये नियम होंगे, और अगर कोई उन नियमों का भंग करेगा तो उनको बहुत ही तगड़ी पनिशमेंट दी जाएगी। So likewise, throughout the 1970s, 1980s, Adivasi people successfully organized themselves, demanded equal rights and for their land and resource to be returned to them. So ऐसा ही कुछ 1970s, 1980s में आदिवासी लोगों ने किया था, और उन्होंने इक्वल हक मांगे थे उनकी जमीन के लिए, उनकी चीजों के लिए, जो कि सरकार ने उनसे ले लिए थे। तो उनको भी पावरफुल सोशल ग्रुप्स का सामना करना पड़ा था, और उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अत्याचार हुए थे। सो इसीलिए ये जो एक्ट है, जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वाली एक्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, मतलब इन अपराधों की लंबी लिस्ट है, ठीक है। सो this is why this act contains a very long list of crimes, some of which are too horrible
इवन टू कंटिमुलेट, मतलब इतने खतरनाक क्राइम हैं जो इनके साथ होते हैं, जो आप सुन के भी हैरान हो जाओगे। इस लिस्ट में खाली ये खराब क्राइम्स का ही डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर इससे पता भी ये लगता है कि कैसे कैसे खराब काम इंसान कर सकता है कम जात वालों के साथ। इस सेंस में लॉज जब बनते हैं उससे पनिश भी करते हैं, और इससे उनकी सोच को थोड़ा धक्का भी लगता है कि उनकी सोच गलत है। ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाली एक्ट है जो 1989 में है, उसमें बहुत सारे क्राइम्स के बारे में बात की गई है। फर्स्टली इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक एंड मॉरली रिप्रेंसिबल एंड सीक टू पनिश दोज हु, मतलब पहला लिस्ट ऑफ क्राइम क्या है? फर्स्ट इट लिस्ट मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन। मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन मतलब किसी के साथ घृणास्पद कुछ गलत करने के अलग अलग तरीके, जो फिजिकली भी बहुत खराब है और मॉरली भी, मतलब ये होना ही नहीं चाहिए, उन्हें पनिश किया जाएगा। मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन कौन कौन से हैं? फर्स्ट, फोर्स अ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब टू ड्रिंक और ईट एनी इनएडिबल और ऑब्नॉक्शियस सब्सटेंस, मतलब ये अगर जबरदस्ती शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के किसी मेंबर को कुछ ऐसा अजीब सा पिला देना, या जो ना खाया जाना हो उसको खिला देना, या कुछ भी ऐसा खराब सब्सटेंस खिला देना, मतलब ये ऊंची जात वाले ऐसा भी करते हैं। उनको इस तरह से भाई आप जैसे वो पानी था इससे नहा लो, या ऐसा भी बोल सकते थे पी लो, ठीक है, ऐसे खराब चीजें, मतलब आप सोच के भी आपको घृणा है, ये ऐसा ह्यूमिलिएशन, मोरली रिप्रेहेंसिबल, मतलब मोरली एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ऐसी चीजें इनको पीने को खाने को बोला जाता है। इनएडिबल मतलब जो खाया ना जाने वाला हो, ऑब्नॉक्शियस मतलब अजीब सा। इसके बाद forcibly remove cloth from a person of a member of scheduled caste or scheduled tribe or parades him or her naked or with a painted face or body or commits any which is derogatory to human dignity। दूसरा है, इसमें एक और ऐसा है, जबरदस्ती इनके कपड़े उतरवा दिए जाते हैं सबके सामने, शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का हो, और उन्हें कहा जाता है पूरे गांव का चक्कर लगाओ, पूरे कपड़े उतार देते हैं। वो औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। उनके फेस पे कालिख पोंछ देते हैं, काला कर देते हैं, मतलब ये तो बहुत ही घटिया अपराध है ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ, मतलब डेरोगेटरी, मतलब ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। ऐसा इन लोगों के साथ किया जाता है, तो इसलिए ये जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट आई है, लॉ आया है, तो इससे ये सब से इनको बचाव, मतलब डिटेल में लिखा हुआ है कि ये इनके साथ ऐसा होता है और ये अपराध है। सेकेंडली इट लिस्ट एक्शंस दैट डिस्पजेस। दूसरा क्या है? दूसरी लिस्ट है डिस्पजेस दलित्स एंड आदिवासीज फॉर देयर मीगर रिसोर्सेज और विच फोर्स देम इनटू परफॉर्मिंग स्लेव लेबर। दूसरी लिस्ट ऐसी है कि आप जबरदस्ती किसी भी आदिवासी से अपने यहाँ गुलामी नहीं करा सकते, ठीक है। मतलब इस कानून के, ये जो एक कानून है, इसमें वो पनिश करता है उन लोगों को जो किसी दूसरे की जमीन, दलित की जमीन ले लेता है जबरदस्ती, क्योंकि वो ऊंची जात का है इसलिए उसे ले लेता है। इस तरह से उनको भी पनिशमेंट मिलती है। दूसरे लेवल पे ये एक्ट रिकॉग्नाइज करता है क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन। ये एक्ट, ये जो लॉ है, ये दलित और ट्राइबल औरतों के लिए भी है। जो अगर उनको जबरदस्ती करता है कोई किसी औरत के साथ, या जबरदस्ती उसे फोर्स करता है, रेप करता है, या जबरदस्ती से कुछ करने को बोलता है, उसको उसकी बेइज्जती करने के लिए उसके साथ बदतमीजी करता है, तो ये लॉ उनके लिए भी है, ठीक है। ये जो लॉ है 1989 में जो लॉ आया है, स्ट्रिक्टली मतलब बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि मतलब ये जितने घटिया काम, ये जो इन्फ्लुएंशियल डोमिनेटेड कास्ट वाले जितने भी घटिया काम कर सकते हैं, उस लिस्ट में एकदम लंबी लिस्ट बनी हुई है। द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में लंबी सी लिस्ट बनी हुई है कि दलितों के साथ
क्या क्या करने से आप अपराधी हो। ठीक है, सो ये तो आपने कुछ ऐसे कुछ पढ़ा, बहुत लंबी लिस्ट है। अगर ये सब कोई करता है तो वो अपराधी है दलितों का। ठीक है, सो इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 102 पे। 102 में हम देखते हैं आदिवासियों की डिमांड क्या है। हमने देखा दलितों की क्या डिमांड है और आदिवासियों की क्या डिमांड है, और 1989 एक्ट उनके लिए क्या करती है। ये 1989 एक्ट है वो एक और चीज के लिए जरूरी है, किनके लिए, आदिवासियों के लिए। देखो दलितों के लिए तो आपने देखा कि इस एक्ट में बहुत सारे रूल्स हैं, यही रूल्स आदिवासियों के लिए भी हैं। एक्टिविस्ट रिफर टू इट एज डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। सो ये आदिवासियों के लिए क्यों जरूरी है 1989 एक्ट, क्योंकि जो आदिवासी एक्टिविटिस्ट हैं, जो आदिवासियों के भलाई के लिए काम करते हैं, लोग स्वयं सेवी हैं, वो कहते हैं कि ये जो एक्ट है 1989 की एक्ट है वो उनको हक देती है कि वो अपना खुद की जमीन बचा सके, मतलब उनसे उनकी जमीन छीन ली जाती है, इस एक्ट के तहत वो अपनी जमीन बचा सकते हैं। सो आपने पिछले चैप्टर में देखा कि आदिवासी कई बारी अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहते, पर उनको जबरदस्ती हटाया जाता है। सो जो एक्टिविस्ट हैं, जो समाज सेवी हैं, उन्होंने कहा कि जिनको फोर्सिबली हटाया जाता है उन्हें कानूनन पनिश करना चाहिए, मतलब आप किसी को किसी के घर से कैसे उठवा सकते हो। और उन्होंने ये भी पॉइंट किया कि ये एक्ट कंफर्म करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी बोला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है राइट टू लिव, मतलब ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आपकी चीज आपकी है, कोई आपसे ले नहीं सकता। सो कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि जमीन अगर जो ट्राइबल पीपल की है, जो कबीले वाले आदिवासियों की है, उसको आप बेच नहीं सकते हो, खरीद नहीं सकते हो नॉन ट्राइबल पीपल द्वारा, मतलब एक ट्राइबल पीपल ही ट्राइबल पीपल को जमीन बेच सकता है। सो in cases where this has happened, the constitution guarantees the right of tribal people to repossess the land. So हमारे संविधान में ऑलरेडी एक राइट है ट्राइबल पीपल के लिए कि उनकी जमीन उनसे कोई छीन नहीं सकता और वो अंदर ही अंदर अपनी कास्ट में ही जमीन बेच सकते हैं। सो यहाँ पे एक आदिवासी एक्टिविस्ट है जिनका नाम है सीके जानू। ठीक है, ये आदिवासियों के लिए बहुत एक्टिव हैं, काम करते हैं आदिवासियों के हकों के लिए, अधिकारों के लिए। इनका नाम है सीके जानू। उन्होंने कहा कि भाई has also pointed out that one of the violators of constitution rights guaranteed to tribal people are governments in the various states of India, for it is they who allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper, etc. to exploit tribal land and to forcibly evict tribal people from their traditional forests in the process of declaring forests as reserved or as sanctuaries. सो सीके जानू एक लेडी एक्टिविस्ट है। उन्होंने कहा, आदिवासियों के हक के लिए काम करती हैं, उन्होंने कहा कि जो आदिवासियों की राइट्स को रोकता है वो खुद सरकारी लोग ही हैं। उसने कहा कि ये लोग जो आदिवासी नहीं है उनको हमारे जंगल्स में आने देते हैं और वो हमारे जो जंगल की ज़मीनें हैं इनको बेच देते हैं मर्चेंट्स को, पेपर मिल वालों को, और ये लोग आके हमारी ज़मीनें खराब करते हैं और हमें ज़बरदस्ती हमारे ही घरों से निकाल देते हैं। और फिर थोड़ी दिनों में उनके ही जंगलों को रिजर्व्ड फॉरेस्ट बना दिया जाता है या सेंचुरीज। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब उस हिस्से में कोई आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। तो सीके जानू कहती हैं सरकार, गवर्नमेंट के ही खुद के ही कुछ रूल्स हैं जो कि वो उनकी राइट को खराब करते हैं, मतलब उनकी राइट के खिलाफ जाते हैं, जो राइट टू ट्राइबल पीपल है। सीके जानू ने ये भी बोला कि इन केसेस वेयर ट्राइबल्स हैव ऑलरेडी बीन एविक्टेड एंड कैन नॉट गो बैक टू देयर, दे मस्ट बी कंपनसेटेड। उसने कहा है कि आपने जिन आदिवासियों को जबरदस्ती निकाल दिया है, अब वो वापस नहीं आ सकते, तो उनको आपको पैसे से मदद करनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट नए प्लान बनाए, नए पॉलिसीज बनाए आदिवासियों के लिए, ताकि अगर आप उनको निकाल रहे हो तो वो बाहर जाके काम करें और जी पाए। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट इतना सारा पैसा खर्च करती है बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज बनाने में, जो कि वो ट्राइबल्स से ही लेती है।
तो क्यों वो कुछ अमाउंट इन्हीं आदिवासियों की बेहतरी के लिए नहीं खर्च करती। मतलब सीके जानू कह रही हैं कि भाई गवर्नमेंट ही कहीं ना कहीं आदिवासियों को भाई उनके जगहों से हटा देती है, नए नए प्रोजेक्ट्स लाती है, नए नए डैम प्रोजेक्ट्स, ये प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट, और कभी रिजर्व कर देती है फॉरेस्ट, कभी सेंचुरीज बना लेती है। तो अगर इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार, तो थोड़ा पैसा इनकी बेहतरी के लिए क्यों खर्च नहीं कर रही है। ठीक है। तो पूरे चैप्टर में आपने यही देखा कि किस तरह से आदिवासी दलित्स पे, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, किस तरह से, एक आपने रत्नम की केस स्टडी देखी, फिर यहाँ सीके जानू लास्ट में। तो ऐसे ऐसे लोगों ने इनकी कम्युनिटी से आके आवाज उठाई है, ऐसी जो इनकी कम्युनिटी के साथ कुछ गलत हुआ है तो, और नए नए लॉज बने। ये 1989 वाला तो बहुत ही पावरफुल लॉ है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। ऑलरेडी हमारे संविधान में बहुत सारे लॉज हैं जो हमें, आपको, मेरे को, इवन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, अदर कास्ट, सब इन सब रिजर्व कास्ट, इन सबको बचाते हैं। पर इसके अलावा भी ये 1989 वाला जो लॉ है, एक्ट है, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। सो विद दिस आई एम एंडिंग दिस चैप्टर. So just read the entire chapter properly and write the points in very proper way and WhatsApp me. Thank you.